हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छी मन में खुशी हो रही होगी कि हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो चुकी है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 12th क्लास हिंदी ग्रामर, और हिंदी ग्रामर में अभी तक हमने दो टॉपिक कर लिए हैं, पूरे नहीं करे हैं। एक टॉपिक हमारा पूरा हो गया है जिसका है नाम है वर्णमाला। और वर्णमाला किसी भी व्याकरण का बेस होता है, यानी कि आधार होता है। अगर हमने वर्णमाला नहीं पढ़ी है इसका मतलब ये है कि हम संधि को या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शब्द क्या है, तो इन सबको हम नहीं जानते। क्योंकि किसी भी भाषा को पढ़ने या लिखने का एक तरीका होता है, उस तरीके को जानने के लिए सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णमाला, उसके आधार वर्णमाला को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमने सारी चीज़ें देख ली है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है हमारा फर्स्ट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है संधि। और आप लोग कहेंगे कि कई बोर्ड में संधि है और कई में नहीं है, तो जिस बोर्ड में आपके संधि है 12th क्लास में वो बच्चे पढ़ सकते हैं, और जिनके नहीं है वो अपने दूसरे टॉपिक का वेट कर सकते हैं। तो हमारा संधि का पहला भाग हो चुका है, जिसमें हमने संधि की परिभाषा, उसके भेद, उसके उपभेदों को पढ़ा। उपभेदों में देखिए संधि की परिभाषा को अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद भेद पढ़े कि 3 भेद होते हैं। 3 भेद में से एक भेद जो पहला था उसके 7 उपभेदों को हमने पढ़ लिया है, यानी कि स्वर संधि के 7 भेदों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर संधि बनाना भी सीखा है और संधि विच्छेद करना भी सीखा है कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं और विच्छेद हुए पदों का संधि कैसे बनाई जाती है, किन नियमों से बनाई जाती है और उनके क्या क्या नाम है। ठीक है, आज हम नया उसी का एक भाग है, नई क्लास है हमारी। जैसे स्वर संधि पढ़ी थी, स्वर संधि का दूसरा भाग है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को आज हम यहाँ पर सेकंड लेक्चर के रूप में पढ़ेंगे, और आज हमारी व्यंजन संधि भी कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि संधि आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है कि बहुत ज़्यादा समय खींचती है, लेकिन हम इसे केवल 3 क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारी नई क्लास है जिसका नाम है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि को यहाँ हम नियम के अनुसार पढ़ेंगे कि नियम क्या है, सिर्फ नियम को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए स्वर संधि में क्या हुआ था बच्चों कि स्वर के साथ स्वर का मेल हुआ था, यानी कि प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में भी स्वर था और राइट हैंड साइड में दोनों में स्वर था। अब यहाँ पर हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, तो मैंने आपको तीनों जो भेद थे, संधि के 3 भेद होते हैं मुख्य, तीनों भेदों के सामने लिखा हुआ है कि स्वर संधि का मतलब है स्वर प्लस स्वर, व्यंजन संधि का मतलब है व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, और विसर्ग संधि का मतलब है विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास लेक्चर नंबर 2 की, जिसका नाम है संधि, और ये है व्यंजन संधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परिभाषा डिस्कस करेंगे कि परिभाषा क्या होती है। देखिए सबकी अलग अलग तरह से परिभाषा है। आप हर किताब में देखोगे, जितने भी किताबें आपके पास हैं उन किताबों में देखोगे तो हर किताब में एक नई तरह की परिभाषा लिखी होगी, क्योंकि ये नियम के अनुसार चलती है कि इसका नियम क्या है, व्यंजन संधि होती क्या है। तो साधारण सी बात है कि जिस प्रकार से स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो आप स्वर संधि बोलते हैं, उसी प्रकार से दो निकटवर्ती वर्ण अगर मिल रहे हैं, उसमें से पहला वर्ण अगर व्यंजन है और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, वहां पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। जैसे सबसे पहले हम यहाँ इसकी जो परिभाषा है, जो भी जिस भी भाषा में है, जिस भी तरीके से है, उसको एक बार डिस्कस करते हैं, उससे हमें समझ में आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि परिभाषा जो है वो क्या कहना चाह रही है। ऐसे दो वर्ण, बिल्कुल यहाँ पर 2 वर्ण ही होते हैं। ये हमारा धनात्मक चिन्ह है, एक वर्ण यहाँ होता है, एक वर्ण यहाँ होता है। इस वर्ण को पहला वर्ण कहते हैं और इस वर्ण को दूसरा वर्ण कहते हैं, कि पहला वर्ण ये है और दूसरा वर्ण ये है। प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है। ठीक है, यानी कि इस वाले भाग को, प्लस के इस वाले भाग को आप पहला वर्ण कहेंगे और इस वाले भाग को दूसरा वर्ण कहेंगे। तो क्या कह रही है परिभाषा कि ऐसे 2 वर्ण जिसमें संधि हो रही है, यानी कि दोनों मिल रहे हैं, क्या हो रही है? यहाँ पे संधि हो रही है, और इस चिन्ह को ही क्या कहा जाएगा? संधि कहा जाएगा। और ये चिन्ह दोनों में परिवर्तन लाएगा और उस परिवर्तन को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ये संधि का चिन्ह है, संधि हो रही है, अभी हुई नहीं है, और फिर जब परिवर्तन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? एक प्रकार की संधि हो जाएगी, दोनों में मिलन हो गया है, मिलाप हो गया। ऐसे 2 वर्ण जिनमें संधि हो रही होती है, उसमें से यदि पहला वर्ण, अब पहला वर्ण कौन सा है भाई? इधर वाला देख लीजिए, पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण, ये रहा हमारा दूसरा वर्ण,
ठीक है, पहला वर्ण यह आ गया है और दूसरा वर्ण यह आ गया है कि दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। इस प्रकार की संधि व्यंजन संधि कहलाती है और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि भी इसे कहा जाता है। तो मैंने आपको, जब हमने संधि पढ़ी थी और संधि के भेद पढ़े थे, उसमें व्यंजन संधि थी, तो व्यंजन संधि में मैंने आपको यही बताया था, जैसे यहाँ लिखा हुआ था व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का मैंने यही बताया था कि व्यंजन के साथ यहाँ पर हमारा व्यंजन होगा और प्लस यहाँ या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, ये हमारी क्या कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी कि व्यंजन के साथ में स्वर और व्यंजन का, यहाँ पर ये इस स्थान पर, इस पहले वर्ण के स्थान पर आपका स्वर नहीं आएगा, यहाँ केवल व्यंजन आएगा। यहाँ व्यंजन होना अनिवार्य है और यहाँ आपका स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी वर्ण हो सकते हैं, वो व्यंजन के साथ में मैच करेंगे और मिलने के बाद में जो परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगी। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण में देख लीजिए, सबसे पहला जो उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है सत धन चित। क्या लिखा है? सत धन चित। अब एक नियम है, उसके अनुसार इसकी संधि होगी, वो नियम मैं आपको बताऊंगी कि सत धन चित में जो आंसर निकल कर आएगा, त और च को, त और ची को हमें जोड़ना है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हम लिखेंगे सच्चित। क्या बन जाएगा? सच्चित। इसी तरह से यहाँ एक और लिख लेंगे कि जगत, जगत धन ईश, तो ये क्या बन जाएगा? त के अंदर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था कि यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, लेकिन यहाँ इसलिए व्यंजन संधि हो गई है। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पहले पद में पहला वर्ण व्यंजन है और दूसरा वर्ण हमारा स्वर है, कि आपका पहला वर्ण तो व्यंजन ही रहेगा, लेकिन दूसरा वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? व्यंजन संधि कहेंगे। तो ये क्या बन के निकलेगा? ये बनेगा, देख लीजिए, जगदीश। अब अभी आप कंफ्यूज होंगे कि मैम यहाँ तो त लिखा हुआ है, आपने द के अंदर ई की मात्रा क्यों लगाई है? तो उसका भी कारण है, वो नियम के अनुसार चलता है, वो नियम मैं आपको बताऊंगी। अभी हमने जस्ट एग्जाम्पल देखे हैं, उदाहरण देखा है। क्या देखा है कि व्यंजन संधि किसे कहती है? कि ये हमारा जो पहला वर्ण है, जहां भी ये पहला वर्ण है वो तो व्यंजन होना अनिवार्य है, लेकिन जो दूसरा वर्ण है वहां पर व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, और अगर स्वर आया है तो व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर व्यंजन आया है तो अपने आधे रूप में ही यहाँ पर आ जाएगा। और ये इसी रूप में क्यों आया है, इसके कारण है, ये सारे, ये भी एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो हुआ था, ये जगत धन जगदीश, जगदीश कैसे बना है और सत धन चित सच्चित कैसे बना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला नियम, हम यहाँ नियम लिखेंगे। ठीक है, पहला नियम कह रहा है कि पहला वर्ण यदि क, च, ट, त, प आए, ठीक है, पहला वर्ण। अब हमारा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारा यहाँ पर पहला वर्ण कौन कौन सा हो सकता है? क, च, ट, त और प, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इन 5 वर्ग में से कोई भी पहला वर्ण हो सकता है। और आए, और ध्यान से समझिएगा, और दूसरा वर्ण वर्ग का, वर्ग क्या होता है? वर्गीय व्यंजन मैंने आपको बताए थे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग यहाँ पर दिए गए हैं। और दूसरा वर्ण वर्ग का तीसरा और या, तीसरा या, और नहीं या लिखेंगे, तीसरा या चौथा वर्ण, या फिर य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व आए, या फिर कोई स्वर आए, या फिर कोई स्वर आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा। अब ये जो नियम है, साधारण भाषा में ऐसे कहेंगे इसको
एक बार इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा हौच-पौच हो गया है। इसको एक साधारण भाषा में लिख सकते हैं कि 1 का 3 और 3 का 1, ठीक है, बस ये आपको साधारण भाषा में लिखना है, 1 का 3 और 3 का 1। अब क्या चला है यहाँ पर, जो हमारा बनकर आया है वो क्या आया है कि यहाँ पर आ गया क, च, ट, त और प, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका दूसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा चौथा, कोई भी तीसरा या चौथा वर्ग हो सकता है, और य र ल व या फिर य र ल व, इनमें से कोई भी, या फिर स्वर। देख लीजिए क्या क्या आएगा यहाँ पर, तो केवल और केवल क, च, ट, त, प पहला वर्ग ही आएगा, वर्ग का पहला वर्ण। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्ग का पहला वर्ण, और दूसरे वर्ण में वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ सकता है, या फिर य र ल व आ सकता है, या फिर कोई स्वर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है यहाँ पर इन चीजों में से। तो ये सारे जो वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे हो जाएंगे, खुद के वर्ग के। क का तीसरा वर्ग कौन सा है, ग, च का तीसरा वर्ग कौन सा है, ज, ट का तीसरा वर्ग कौन सा है, ड, त का तीसरा वर्ग कौन सा है, द, और प का तीसरा वर्ग कौन सा है, ब। तो ये सारे अपने तीसरे रूप में आ जाएंगे। अब कैसे आते हैं तीसरे रूप में, देख लीजिए, यहाँ हमने पहला ही उदाहरण लिखा था, क्या लिखा था, जगत प्लस ईश, जगत धन ईश, और आ जाएगा यहाँ पर षट प्लस आनंद, ठीक है, दिक प्लस दर्शन, वाक प्लस जाल, ठीक है। अभी हम इनको ही करते हैं, क्योंकि इनमें देखिए ये हमारे पहले वर्ण हो गए हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए त हमारा पहला है, ट हमारा पहला है, क हमारा पहला है, ये पहला है। अब यहाँ पर ये हमारे स्वर आ गए, और यहाँ पर क्या बोला है, तीसरा या चौथा वर्ण। तो यहाँ देखिए तीसरा हो गया, त, थ, द तीसरा हो गया है, और ये भी क्या हो गया है, तीसरा हो गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ तो यही चीज आएगी, ठीक है, यहाँ पर तो यही चीज आएगी, ये आपको फोकस करनी है। अब इसका जो रूप बनकर आएगा, ये रूप बनकर आएगा, ये कैसा आएगा, ये त क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा। तो त का तीसरा कौन सा होता है, त का तीसरा होता है द, आधा द, ट का तीसरा होता है आधा ड, ट का, ठीक है, और क का तीसरा होता है आधा ग, और फिर क का फिर तीसरा होता है आधा ग। बस आपको ये ध्यान रखना है और ये लगाना है, ये क, ट, क, त ये हटा देना है। अब क्या हो जाएगा, ये बन गया ज, ग। अब त का तीसरा कौन सा होता है, द, द हमने आधा बनाया, आधे द में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, ये लगा दिया, और ये बन गया जगदीश। ऐसे ये नियम बनता है। अब इसमें से देख लीजिए क्या बना, श। अब ट का तीसरा कौन सा हो गया, ड, ड हमारा आधा है, इस आधे में हमने आ की मात्रा लगा दी, और ये बन गया षडानन। क्या बन गया है, षडानन। एक मिनट, मात्रा बहुत ज्यादा लग गई है। हाँ, अब आता है यहाँ पर दिख। अब दिक, क का तीसरा कौन सा है, ग। अब ये क्योंकि आधा वर्ण है, क्योंकि यहाँ कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो ये अपने आधे वर्ण में ही रहेगा। ये आधे वर्ण में कैसे रहेगा, ये आधा ग बन जाएगा, और इस दर्शन को यहाँ लिख दीजिए। ये क्या बन गया है, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का मतलब होता है दिक दर्शन। इसी तरह से यहाँ देखिए वाक, क का आधा क्या हो गया है, तीसरा वर्ण कौन सा, ग। इस ग को हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्यंजन, और व्यंजन है इसलिए अपने आधे रूप में ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आधा रूप वाग, और ये बन जाएगा जाल। तो ये क्या बन गया है, वाग जाल। ये तो हो गई संधि। अब यहाँ पर करते हैं हम इसका संधि विच्छेद। क्या करते हैं, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद से क्या होगा कि हमें संधि करना भी आ जाएगा और संधि विच्छेद करना भी आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या करा है, संधि करी है, ठीक है, यहाँ संधि लिख लेते हैं और ये संधि विच्छेद कर लेते हैं। अब देखिए संधि विच्छेद में हम एक शब्द लेते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, दिग्विजय। क्या लिखा हुआ है, ये दिग्विजय लिखा हुआ।
अब देखिए इस दिग्विजय का हम संधि विच्छेद कर कैसे करेंगे, क्योंकि द से तो करेंगे नहीं, वी से करेंगे नहीं, क्योंकि ये छोटी है। अगर वी बड़ी ई की मात्रा होती तो हम इसको तोड़ तोड़ के छोटी बड़ी या बड़ी छोटी या बड़ी बड़ी या छोटी छोटी बना लेते, लेकिन यहाँ पर पहले से छोटी मात्रा है तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर ऐसा भी नियम आता है, क्योंकि हमने स्वर संधि की यन संधि में पढ़ा है कि छोटी मात्रा है, ये छोटी मात्रा अगर य के अंदर आया है, ये छोटी ई की मात्रा य के अंदर आती है, या य के बाद आधा त, य के पहले आधा त आता है, या कोई भी एक शब्द आता है, तो हम क्या करेंगे, इस मात्रा में यन संधि लगा देंगे। लेकिन वो नियम तो यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्वर का तो कोई रोल है ही नहीं। हम यहाँ क्या करेंगे, इस ग को देखेंगे। ग कौन सा वर्ग है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ग है, और ये कौन से वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, क वर्ग का। तो हम क्या करेंगे, इस ग के स्थान पर आधा क लिख देंगे। ये हो गया हमारा दिक। और विजय, विजय एक सार्थक शब्द है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, विजय। तो ये हो गई हमारी संधि विच्छेद कि दिग्विजय को हमने कैसे लिखा है, दिक धन विजय, क्योंकि आधे ग का रूप क्या हो जाएगा, आधा क, उसी वर्ण का, उसी वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा। अब देखिए दूसरा शब्द जो हम लेते वो है सत्वाणी। क्या आ जाएगा, सद्वाणी। ठीक है, सद्वाणी। एक और देखा होगा आपने, सद्गुण, सद्गुण। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि सद्गुण होता है, सद्गुण ही लिखते हैं और सद्वाणी ही लिखते हैं, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद करना में तो संधि युक्त शब्द है। संधि विच्छेद में क्या होगा कि ये जो द है, क्योंकि द के बाद भी व्यंजन है और ये द है और वाणी पूरा एक शब्द बनता है, इसी तरह से ये गुण भी एक पूरा शब्द बनता है। और ये जो सद बनता है, इसका जो रूप होगा वो क्या आ जाएगा, अगर इसको अलग करते हैं तो यहाँ हम वाणी को अलग कर देते, ये हमारी हो गई वाणी, और वाणी के पहले क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। अब ये जो सद है, इस सद में जो द है वो आधे रूप में है, और तीसरा किस वर्ग का, ये त वर्ग का है, त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो त वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, और त वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, त, तो ये अपने आधे रूप में हो जाएगा सत धन वाणी। सत है ये, न नहीं है ना, सत। आगे देखिए सद्गुण, इसी तरह से यहाँ गुण लिख लीजिए, क्योंकि गुण एक शब्द है और इस गुण के पहले प्लस लगा दिया। अब सद को क्या कर देंगे हम, सत, तो क्या बन गया है ये सत गुण या सद वाणी या दिक विजय, तो दिग विजय। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संधि विच्छेद। आपको समझ में आए, क्योंकि हमने संधि भी कर ली है और संधि विच्छेद भी कर लिया है। ये हमारा नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, देख लीजिए कि पहला वर्ण, यानी कि संधि में पहला वर्ण है, या तो क है, च है, ट है, त है, प है, वर्ग का पहला वर्ण ही आएगा, वर्ग का पहला वर्ण। और यहाँ पर तीसरा चौथा है, या फिर यर लव है, या फिर कोई स्वर है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पहला वर्ण है, ये सारे क्या बन जाएंगे, अपने वर्ण के तीसरे बन जाएंगे। इनका रूप क्या बदल कर आएगा, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बनकर आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली संधि। अब चलते बच्चों हमारा दूसरा नियम। अब देखिए क्या लिखा है, जो हमारा दूसरा नियम है। अब देखिए दूसरा नियम जो है हमारा, वो क्या लिखा हुआ है कि संधि का पहला वर्ण, संधि का पहला वर्ण वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, वर्ग का पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहला वर्ण क, च, ट, त और प। अभी देखिए हमने थोड़ी देर पहले वही है। ठीक है, प है। और दूसरा वर्ण, न या फिर म है, न या फिर म है, तो पहला वर्ण अपने वर्ग का, पहला वर्ण अपने वर्ग का पांचवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। बहुत ही सरल है, बिल्कुल आपको रटना नहीं है। उसके लिए मैं एक लाइन लिखूंगी कि ये पहला, ये हमारा प्लस हो गया है। नियम के लिए मैं अलग कलर ले लेती हूँ ताकि थोड़ा आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा प्लस है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्ग का पहला वर्ण, यानी कि क, च, ट, त,
और प, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, या तो न होगा या फिर म होगा। क्या होगा, या तो न होगा या फिर म होगा। अब न और म है तो इज इक्वल टू ये सारे जो वर्ण है ये अपने वर्ण के पांचवा हो जाएगा, अपने वर्ण के पांचवा हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में कि ये जो क च ट त प है, इनका क का पांचवा कौन सा है, अंग, च का पांचवा कौन सा है, इया, ट का पांचवा कौन सा है, अना, त का पांचवा कौन सा है, न, और प का पांचवा कौन सा है, म, अपने वर्ग का पांचवा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे होगा ये, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, ये इजिकल टू नहीं आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो वर्ग का पांचवा, तीसरा, चौथा, दूसरा कौन सा होता है, ये मैंने आपको पहले कह दिया था कि आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे तो आप व्यंजन संधि नहीं कर पाएंगे। व्यंजन संधि को करने के लिए वर्णों का जो ज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सगोश कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, ये हमारे विसर्ग संधि में काम आ जाएंगे। और यहाँ पर वर्ग का जो क्रम है, वर्ग का जो क्रम है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दूसरा नियम क्या कह रहा है कि संधि का पहला वर्ण अगर वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, और संधि का दूसरा वर्ण न या म है, ठीक है, तो ये जो पहला वर्ण है वो अपने पांचवें रूप में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 का 5 या फिर 5 का 1, ये वाला नियम चलेगा। अभी कैसे चलेगा इसके लिए देखते हैं हम। पहला उदाहरण है हमारा, यहाँ पर हम करते हैं संधि, क्या यहाँ तो हो जाएगी हमारी संधि और फिर करेंगे हम संधि विच्छेद। तो संधि में देखिए पहला जो आता है हमारा क्या आता है, जगत प्लस नाथ, ठीक है, जगत प्लस नाथ। क्या आया बाद में, वही नियम वही कह रहा है कि प्लस के बाद में न या म है, ये रहा हमारा न, म नहीं है तो क्या हुआ, न है, ठीक है, और प्लस के पहले वर्ग का पहला वर्ण है, ये रहा हमारा त। तो ये जो पहला वर्ण है अपने पांचवें रूप में बन जाएगा। तो पांचवें, इसका त का पांचवा कौन सा होता है, आधा न। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ज और ग तो ऐसा ही लिख देंगे, इस आधे न को लिखेंगे और इसको नाथ को लिख लेंगे, ये बन गया जगन्नाथ। इसी तरह से देखिए एक और बनाते हैं, ये हो गया हमारा षट और ये हो गया हमारा मास, ठीक है। अब नियम क्या कह रहा है कि न या म ही होना चाहिए दूसरे वर्ण में और पहले वर्ण में वर्ग का पहला वर्ण। तो ये आ गया हमारा पहला वर्ण, इसका पांचवा कौन सा है भाई, ये वाला है, और ये कैसा होता है, आधा। आधे में इसको कैसे लिखते मैं बताती हूँ आपको, कि हमने यहाँ लिखा श और ट की जगह अब क्या लिखेंगे, न हम आधा लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा मास। तो ये क्या हो जाएगा, क्षण मास। क्या बोलते हैं इसे, क्षण मास कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए एक और है हमारा यहाँ पर, वाक प्लस मय, ठीक है। नियम वही है कि न और म ही होना चाहिए, यहाँ पर नियम पे फोकस करना आप कि यहाँ पर न और म ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ण का, 5 वर्ग है, पांचों वर्गों के पहले वर्ण ही होंगे। तो ये जो पहले वर्ण है वो अपने पांचवें रूप में हो जाएंगे। संधि विच्छेद करते समय तो पांचवें रूप में हो जाएंगे और संधि करते समय अपने पहले रूप में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क है संधि बनाते समय अपने पांचवें रूप में बन जाएंगे। तो संधि विच्छेद में तो पहला हो गया है और बनाते समय क्या हो जाएगा, ये अपने पांचवें रूप में चला जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर क का जो पांचवा रूप है वो क्या होता है, अंग। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वा, उसके बाद में लिखेंगे अंग, उसके बाद में लिखेंगे माया। तो ये देखिए क्या बन गया है, वांगमय। क्या बोलते हैं, वांगमय बोलते हैं। आप इसे अणमण खाली मत बोलिएगा। इसीलिए मैंने आपको जब वर्णमाला पढ़ाई थी तब कहा था अणमण कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर शब्द उच्चारण करेंगे तो वो अणमण कहीं गायब हो जाता है। उसका असली उच्चारण यहाँ पर ही आता है कि वांगमय, इसे क्षण मास, इसे जगन्नाथ, है ना। तो न को न ही बोला है, अणो को अण ही बोला है और अंग को अंग ही बोलना है, अण मत बोलना, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर करते हैं हम संधि विच्छेद। संधि तो हो गई हमारी, यहाँ हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद में देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमने लिखा एक शब्द उन्नति और यहाँ लिखा हमने अम्मय और यहाँ लिखा हमने क्षणमार्ग, ठीक है, लिख लिए तीनों। अब इन तीनों का संधि विच्छेद करना है बस। या ये तो हम कर लेते हैं, ये तो हमें याद हो जाता है कि जगत प्लस नाथ जगन्नाथ हो गया। लेकिन इसको जगन्नाथ को तोड़े कैसे भाई, मुश्किल बात, ये संधि विच्छेद ही होता है। और संधि का नाम तो पता है कि भाई व्यंजन संधि आ गई है, लेकिन विच्छेद कैसे करना है ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है आपको, इसको नहीं देखना है, ठीक है, इस नति को नहीं देखना है। आप इसे देखिए, ये क्या आधा वर्ण कौन सा है,
इसमें से आधे वर्ण कौन से? आधे वर्णों को ले लीजिए, आधा न, आधा म और आधा न। अब ये न कौन सा है? पांचवा वर्ण है। अब इसका पांचवे का, न का पांचवा कौन? न, ये तो है न पांचवा, किस वर्ग में आता है ध्यान रखना है? त वर्ग में आता है। तो त न के वर्ग का, न का वर्ग कौन सा? त वर्ग। त वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होता है? त होता है। और ये आधा है तो इसको भी आधा लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इस उ के साथ में न लिख के न का पहला वर्ण लिखेंगे, क्योंकि पांचवा है। मैंने क्या कहा? 1 का 5 और 5 का 1 नियम चलेगा। तो ये हो गया हमारा 1 का तो 5 हो गया था संधि बनाते समय। अब संधि विच्छेद करते समय 5 का 1 चलेगा। ठीक है, संधि बनाते समय तो क्या होगा? 1 का 5 संधि बनाते समय, संधि के समय, ठीक है। और ये हो गया हमारा विच्छेद के समय। ये ध्यान रखोगे ना आप, तो आपकी संधि कभी भी गलत नहीं होने वाली है, कभी भी नहीं होने वाली है। बस ये छोटी छोटी चीजें है ना, वो आपको याद रखनी है और थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? उन की जगह क्या बन जाएगा? उत और प्लस नति, ये बन गया उन्नति। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ? अम्मै। अम्मै में जो म लगा हुआ है वो कौन सा है? पांचवा। और कौन से वर्ग का है? प वर्ग का है भाई। प वर्ग का पांचवा है, इसलिए यहाँ पर आधा प आ जाएगा, क्योंकि 5 का 1 बन रहा है नियम। और 5 के 1 में क्या बन जाएगा? यहाँ हम क्या लिखेंगे? आधा प, अप प्लस मय, ये बन गया अम्मै। अप प्लस मय अम्मै। अब आगे देख लीजिए तीसरा कौन सा आता है कि षण मार्ग। पहले छठ मार्ग लिखा था, छठ मास, क्षण मास हो गया था। इसी तरह से ये अण है, इस अण को फोकस करना है, आधे वर्ण को ही फोकस करना है। ये अनुस्वार वाले व्यंजन है, इस अनुस्वार वाले व्यंजन को ही हमें फोकस करना है, आधे वर्ण को। तो ये आधा वर्ण क्या है? अण। ये ट वर्ग का आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आधा ट आएगा। तो हम संधि विच्छेद करते समय क्या लिखेंगे? आधा ट लिखेंगे और मार्ग एज इट इज लिख देंगे। बस ये हो गई हमारी संधि विच्छेद। अब देखिए बच्चों, करते हैं हमारी अगला नियम। तो नियम नंबर 3 क्या है इसमें? देखिए ये आता है हमारा नियम नंबर 3। ठीक है, तो नियम नंबर 3 में क्या कह रहा है? संधि का पहला वर्ण म हो, ठीक है, इसे मकार भी बोलते हैं, संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं? मकार। म हो तथा दूसरा वर्ण कोई स्पर्श व्यंजन हो। स्पर्श व्यंजन समझते हैं? वर्गीय व्यंजन। आप वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हैं और स्पर्श व्यंजन भी बोल सकते हैं। अब वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जो 25 वर्ण है सारे, क से लेकर और म तक, वो सारे के सारे 25 के 25 वर्ण क्या कहलाएंगे? वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पर कोई वर्ण, दूसरा वर्ण कोई स्पर्श व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन हो, ठीक है, वर्गीय व्यंजन हो, तो क्या होगा? म के स्थान पर, म के स्थान पर या तो अनुस्वार आ जाएगा। अब अनुस्वार समझते हैं आप क्या होता है? अनुस्वार इस बिंदी को कहते हैं। या फिर या तो अनुस्वार आ जाएगा या फिर उसी वर्ग का, उसी वर्ग का मतलब जो उसके सामने दूसरे वर्ण का अनुस्वार व्यंजन, दूसरे वर्ण का पंचम अक्षर बोल सकते हैं, या फिर दूसरे वर्ण का पांचवा वर्ण आ जाएगा। कौन सा वर्ण आ जाएगा? पांचवा वर्ण आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आएगा? देखिए ये हमारा प्लस, ये पूरी लाइन है ना, आपको किसी को भी बहुत आसानी से याद नहीं होती है, पूरी लाइन कभी भी याद नहीं होती है, उसको तरीके से याद करना पड़ता है। अब उसको वो जो तरीका है वो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? म, क्या होना चाहिए? म, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? कोई भी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, मैं केवल व्यंजन लिख रही हूँ। अब व्यंजन में य, र, ल, व, ह को छोड़कर, ठीक है, श, 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 इनको सबको छोड़कर केवल 25 व्यंजन, यानी कि वर्गीय, यहाँ पर मैं वर्गीय लिख लेती हूँ, कोई भी वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन हो, तो ये जो म है ये या तो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर
यहाँ पर कोई भी वर्ग है, क वर्ग का वर्ण है या च वर्ग का वर्ण है या ट वर्ग का वर्ण है या त वर्ग का वर्ण है या फिर प वर्ग का वर्ण है, इनमें से कोई भी व्यंजन हो तो ये अंग बन जाएगा, ये इया बन जाएगा, ये अना बन जाएगा, ये न बन जाएगा और ये म बन जाएगा। तो इस तरह से ये अपने रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि अनुसार या तो फिर अनुस्वार बन जाएगा या तो आप अनुस्वार लगाइए, और अनुस्वार नहीं लगाना चाहते हो तो जो वर्ग यहाँ पर होगा, जो वर्ग का व्यंजन यहाँ होगा वह किस वर्ग का है, उसी वर्ग का 5वां रूप लेकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। इसके लिए हम थोड़े से उदाहरण करते हैं। उदाहरण में सबसे पहले हम संधि करेंगे। क्या करेंगे? संधि करेंगे। यहाँ पर हम संधि करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम संधि में क्या क्या लिखते हैं कि पहला जो वर्ण आता है हमारा, पहला उदाहरण आता है अहम प्लस कार। दूसरा उदाहरण आता है हमारा सम प्लस चित। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ जो पहला वर्ण है वो म ही आएगा, म के अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। तीसरा वर्ण आता है, हम यहाँ पर करते हैं सम प्लस गम, सम प्लस गम। ठीक है, अब इसकी संधि करते हैं हम। अब संधि कैसे करेंगे कि ये क्या है, म, और म किस में परिवर्तित हो गया? अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। अब ये अनुस्वार, या तो आप अनुस्वार लगा लीजिए, तो हम अनुस्वार कैसे करेंगे? अ लिख दिया, उसके बाद में ह लिख दिया। अब ये जो म तो हट गया, ये अनुस्वार लग गया। अब अनुस्वार हमेशा कहाँ लगता है? यहाँ लगता है। हमने फिर कार लिख दिया, तो ये क्या अनुस्वार कहाँ चला जाएगा? इसी में चला जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया है? अहंकार। क्या बन गया है? अहंकार। अब देखिए, हमने जब पढ़ा है, हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चारण करते समय हमने क्या बोला है? अहंकार, क्योंकि ये मकार है। इस म का उच्चारण करा या कोई और वर्ण उच्चारित हुआ है? अहंकार होता है या अहंकार होता है? आप होठों से और आपके उच्चारण स्थान है जो स्पर्श हो रहा है, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर आप देख सकते हैं कि जब संधि विच्छेद था तो हम बोल रहे थे अहम प्लस कार। अहम यानी मैं, और मैं का भाव जिसके अंदर आ जाता है वो क्या हो जाता है? अहंकार। अब इस अहम और कार को, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया है, तो जोड़ने के बाद जो अनुस्वार है, जो माँ अनुस्वार में कन्वर्ट हो गया था, अनुस्वार में बदल गया था, वो अनुस्वार अब कौन से स्थान से बोला जा रहा है? अहंकार। यहाँ से कंठ से बोला जा रहा है, अहंकार बोला जा रहा है। माँ से या होठों से नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि जो प वर्ग है वो पूरा होठों से बोला जाता है, इसलिए माँ होठों से बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आता है? क। अब नियम क्या कह रहा है कि या तो म हो और म इस अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, लेकिन इसका जो उच्चारण होगा संधि का, वो आप क्या करेंगे कि ये किस वर्ग का है? क वर्ग का। क वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है? इसमें क्या बोला है? इसका पूरा 5वां वर्ण हो जाएगा। ये रहा 5वां, देखिए, तो ये क का 5वां वर्ग कौन सा है? अंग। तो ये अंग का रूप ले लेगा। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, अहंकार, अहंकार। ये बना है अहंकार। तो असलियत भाषा में, यानी कि शुद्ध भाषा में जब अहंकार को लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर लिख भी लेते हैं तो हम इसे अहंकार नहीं पढ़ सकते हैं, अहंकार पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? माँ किस में कन्वर्ट हो गया भाई? अनुस्वार में। अब अनुस्वार में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये क्या है? च। अब च का 5वां कौन सा है? इया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सम प्लस चित। तो सम प्लस चित में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन गया संचित। ठीक है, संचित में भी म नहीं आया है, समचित नहीं आया है, संचित, न की ध्वनि आई है, और ये संचित जो है वो इया लगता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका रूप क्या आएगा? यहाँ पर ऐसा आ जाएगा और ये बन जाएगा संचित। ठीक है, आगे देखिए नंबर 3 का जो उदाहरण है वो है सम प्लस गम। अब म क्या किस में कन्वर्ट हो गया है? अनुस्वार में। अब अनुस्वार में कन्वर्ट होने के बाद ये बिंदी लग जाएगी, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर संगम। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो अनुस्वार है अपने पहले वाले वर्ण के ऊपर ही लगेगा, बाद वाले के ऊपर नहीं लगेगा। उस अनुस्वार के, यानी कि म के पहले जो वर्ण आया है उसी वर्ण के ऊपर ये म लग जाएगा अनुस्वार के रूप में। ठीक है, अब इसे शुद्ध भाषा में कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ण है? ग, और ग किस वर्ग का है? क वर्ग का, और क वर्ग का 5वां कौन सा है? अंग। तो हम देख ही लीजिए, इसे अंग लिखेंगे और इसका जो शुद्ध रूप आएगा वो यह आएगा इस तरह से, संगम। क्या आ जाएगा? संगम। ठीक है, अब
अब देखते हैं यहाँ पर हम संधि विच्छेद। तो संधि तो देख लिए हमने, यहाँ हम देखते हैं संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रूप निकल कर आता है वो क्या आता है, यहाँ कंगन लिख लेते हैं हम। क्या लिखते हैं, कंगन। ठीक है, दूसरा लिखते हैं हम यहाँ पर नंदन। ठीक है, क्या लिखते हैं, नंदन। अब क्या करेंगे, अब इस नंदन को आप किस रूप में लिख सकते हो। नंदन को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, और कंगन को ऐसे भी लिखते हैं और हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा और ऐसे भी लिखा, दो रूपों में लिख दिया मैंने। कंगन ऐसे भी लिखा, ऐसे भी लिखा, और ये अनुस्वार के रूप में भी लिख लिया जो हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर सबसे पहले क और इस ग को लिख देंगे, क्योंकि हमें जो संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है, वो इससे करना है, इससे संधि विच्छेद करना है। ये आधे रूप से, जो भी आधा रूप आता है वहां पर हमें संधि विच्छेद करना है, क्योंकि व्यंजन को तोड़ना है। हमें किसको तोड़ना है, केवल और केवल व्यंजन को तोड़ना है। तो व्यंजन को कैसे तोड़ेंगे, ये तो हो गया क हमारा। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर वर्गीय व्यंजन होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन होना चाहिए। तो ये जो व्यंजन है उसके बाद में वर्गीय व्यंजन है, और वर्गीय व्यंजन कौन सा है, ये ग। और ग का वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण कौन सा होता है, अंग होता है। अंग लगा है, अब अंग का प्रथम वर्ण कौन सा हो गया है, क। लेकिन क नहीं लिखेंगे, हम अनुस्वार में कन्वर्ट करेंगे और ये बन जाएगा हमारा म। तो कम प्लस गन, क्या बन जाएगा, कम प्लस गन। इसी तरह से ये हो गया नंदन। तो नंदन को हमने ऐसे भी लिखा, ये अनुस्वार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, म में, मकार में। और ये न के बाद में क्या बनेगा, नम, और प्लस बनेगा दन, तो नंदन। ठीक है, इस तरह से आपको संधि भी करनी है और संधि विच्छेद भी करना है। अब चलते हैं बच्चों हमारे अगले नियम की तरफ, जिसका नाम है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 देख लीजिए कि यदि पहला वर्ण, यदि पहला वर्ण त या द आए, ठीक है, पहला वर्ण त या द आए, और दूसरा वर्ण ल है, ठीक है, ल है, तो त व द आधा ल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहां देखते हैं हम कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर। ये हमारा हो गया, और यहां पर या तो त है या फिर द है, और यहां पर ल से कोई शब्द बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो त और द है ये क्या बन जाएंगे, आधे ल बन जाएंगे, यानी कि ऐसा आधा ल बन जाएगा जो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहले ये हो गई हमारी संधि। अब संधि में पहला उदाहरण करते हैं, जैसे हो गया है उत प्लस लास और उद प्लस लीन। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, उत प्लस लास, तो त और द क्या बन जाएगा, आधा ल, बाकी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या बन गया है, उल्लास, और ये क्या बन गया है, तल्लीन। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, उल्लास और तल्लीन। ठीक है, ऐसे ये रूप बन जाएंगे। अब देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं हम यहाँ पर, संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद में हम करेंगे, यहाँ एक शब्द ले लेते हैं जिसका है मल्लाहा। क्या नाम है, मल्लाहा। अब इस मल्लाहा का हमने संधि विच्छेद कैसे करना है, इस ल को लेना है। किसे लेना है, ल को, और ल को लेने के बाद क्या करेंगे, इस ल का क्या हो जाएगा, या तो त हो जाएगा और या तो त हो जाएगा या फिर द हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मत धन लाहा। तो मत धन लाहा क्या हो गया है, मल्ला, क्योंकि त और द के बाद क्या आता है, ल आता है, तो वो जो त और द है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको ये संधि करनी है। जैसे उत धन लास उल्लास हो गया है, तद धन लीन तल्लीन हो गया है, मल्लाह का जो संधि विच्छेद है वो हो गया है मत धन लाहा। अब देखिए एक संधि ऐसी आती है जिसके अंदर म की जगह क्या आता है, यहाँ पर त की जगह, यानी कि म की जगह क्या आता है, न आता है। अगर न आ जाता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस त वर्ग की, यानी कि त और द की जगह
त और द की जगह अगर न आ जाए तो यहाँ हम देखिए महान और यहाँ बन गया है लाभ, ठीक है, महान लाभ। तो हमें क्या करना है, अगर न आ गया, त और द नहीं आया है, न आ गया है, तो न की जगह हम क्या करेंगे, अनुस्वार लगा देंगे और अनुस्वार के साथ में हम आधा ल बनाएंगे। अनुस्वार के साथ में अनुनासिक, ये क्या अनुनासिक, इसे अनुस्वार नहीं सॉरी अनुनासिक बोलते हैं। इस चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। इस अनुनासिक के साथ में तो ये बन गया है महा, और ये न किस में बन गया है, अनुनासिक में, ये अनुनासिक हो गया है। और यहाँ हमने आधा ल और ये बन गया है मल्ला लाभ, मल्लाह लाभ, ठीक है, क्या बन गया है, महान, महान लाभ, महान लाभ। तो ये जो अनुनासिक है वो अंग में उच्चारित किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारा नियम नंबर 5 चलता है, ये चला हमारा नियम नंबर 5। नियम नंबर ये कह रहा है कि यदि पहला वर्ण त, द लिख दिया है, यदि पहला वर्ण त या फिर द हो और दूसरा वर्ण च या फिर छ हो, तो ये जो पहला है, ये जो पहला वर्ण है वह वर्ण च हो जाएगा। क्या बन जाएगा, च हो जाएगा। यहां से देखते हैं हम, यहां अच्छे से समझ में आएगा हमें क्या कह रहा है कि पहला या तो त होना चाहिए या फिर द होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर या तो च होना चाहिए, ठीक है, या तो च हो या फिर छ हो, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो दोनों है ये आधे च में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे हम यहाँ देखते हैं, संधि बनाते हैं हम सबसे पहले। तो ये हमारी है संधि, तो संधि में हम कौन कौन से शब्दों को रखते हैं पहले, तो देखिए पहला वर्ण हो गया हमारा उत प्लस चारण, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा यहाँ पर उत प्लस छिन्न, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ संधि बनाएंगे, तो इन दोनों की संधि देखिए, उत प्लस चारण में यहाँ हम क्या करेंगे, ये च है, हमने क्या कहा कि यहाँ पर च या छ हो, तो ये दोनों भी अपने आधे रूप च में बदल जाएंगे। तो ये किस में बदल जाएगा, ये आधा त किस में बदल जाएगा, आधे च में, और बाकी ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, हो गया उच्चारण, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है हमने उत प्लस छिन्न। अब ये छ है, क्या कह रहा है, च और छ होना चाहिए, च और छ है, और ये क्या है, त है, तो ये क्या बन जाएगा, आधा च बन जाएगा। तो ये क्या रूप निकल कर आएगा यहाँ पर, उच्छिन्न, क्या बनकर निकल कर आएगा, उच्छिन्न, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ अब करते हैं संधि विच्छेद। क्या करते हैं यहाँ पर, हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद। अब देखिए संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद में हमारा शब्द आता है सच्चित। हमने सबसे पहला जो संधि विच्छेद का उदाहरण, संधि का उदाहरण लिया था व्यंजन संधि का, उसमें एक तो हमने लिया था जगदीश और एक हमने लिया था सच्चित। तो सच्चित का जो संधि विच्छेद होगा वो कैसे होगा कि यहाँ क्या है हमारा च, यहाँ च और छ है, और यहाँ पर आधा च है, तो ये आधा च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा सत प्लस चित, क्या बन जाएगा, सत प्लस चित क्या हो गया है, सच्चित बन गया है। एक और उदाहरण देखते हैं यहाँ, शरत, क्या बन जाएगा, शरत चंद्र, क्या लिखा है, शरत चंद्र। अब इस च तो पूरा है, च या छ होना चाहिए, और च छ के बाद में अगर आधा च आया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे त या आधे द में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, देखिए जी, देख लीजिए, शरद, क्या लिखेंगे, शरद, इससे क्या बनाएंगे, आधा त या आधा द होना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, शरद, और प्लस बन जाएगा चंद्र। तो त या द क्या बन जाता है, आधा च, तो क्या बन गया है, शरद चंद्र। तो देखिए उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस छिन्न उत प्लस छिन्न उच्छिन्न, सच्चित का हो गया सत प्लस चित, और शरद चंद्र का हो गया है शरद प्लस चंद्र, ठीक है। तो संधि भी हो गई है और संधि विच्छेद भी हो गया है। तो ये नियम आपको यहाँ पर, इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण है, वो आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि इसी नियम से चलना है आपको। इस नियम के अनुसार और दूसरा नियम यहाँ पर नहीं लेना है, ये नियम यहीं पर फॉलो होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम हमारी अगली संधि नियम नंबर 6 की तरफ। देखिए नियम नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे पास, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 कह रहा है, पूरी लाइन लिखने के अलावा मैं ब्रैकेट में ही बना दूंगी, वही पूरा नियम है और उसी के अनुसार होगा।
ठीक है, यहाँ देखिए प्लस लिखा है। अब यहाँ ये कहा है कि अगर यहाँ पर त है, ठीक है, यहाँ पर त है और यहाँ पर ह है, ठीक है, ये जो त है वो तो आधे द में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो ध है वो आधे ध में कन्वर्ट हो जाएगा। एक नियम तो ये है 6 का नियम नंबर 1, ठीक है, क, और एक नियम और है 6 का नियम नंबर 2। एक नियम और कह रहा है तो उसका कि यहाँ पर अगर त या द है और इसके साथ में ज या झ हो, ठीक है, तो ये जो त और द है वो आधा ज बन जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये तो त और द है, ये आधा ज बन जाएगा। अब करते हैं हम यहाँ पर संधि करते हैं। ठीक है, तो इसकी संधि यहाँ अलग अलग करेंगे हम लोग, देखिए, क्योंकि अलग अलग से आपको समझ में आएगी। इसकी संधि यहाँ पर हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ लिखा है उत प्लस हार और तत् प्लस हीन। ठीक है, ये दो हो गई है। अब इन दो की संधि बनाएंगे। दो की संधि कैसे बनाएंगे? क्या बोला है कि त तो क्या हो जाएगा द, तो हमने ये द लिख दिया, आधा द समझिए इसको, पूरा द नहीं। और ह क्या हो जाएगा? ध बन जाएगा, तो ह आधा ध बनेगा। क्या बनेगा? आधा ध। अब दोनों ही आधा ध बनेंगे तो ये हो गए आधा ध। अब किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है और ये र बन जाएगा, तो क्या बन गया है? उद्धार। अब इस उद्धार को आप ऐसे भी लिख सकते हो, उद्धार लिखते हैं ना हम, अधिकतर उद्धार ऐसे ही लिखते हैं और आप ऐसे भी लिखोगे तो गलत नहीं है। इसी तरह से देखिए, नियम के अनुसार चलना है। त का क्या बन जाएगा? द। हमने यहाँ क्या लिखा है? त आधा द। ठीक है, और ह का क्या बन गया? ध। हमने ध लिख दिया, बड़ी की मात्रा लगा दी, यहाँ पर हो गया तद्दीन। और इसे तद्दीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तद्दीन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब करते, ये तो थी हमारी संधि। क्या थी ये? संधि। इसे हम संधि कहेंगे। और इसके बाद आता है संधि विच्छेद। अब एक शब्द ऐसा भी लेना चाहिए जो हमारा संधि विच्छेद हो कि भाई तोड़ना कैसे है। ठीक है, संधि विच्छेद, ये हो गया संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में हम शब्द लेते हैं एक उद्धरण। क्या लेते हैं? उद्धरण। और इस उद्धरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उद्धरण। ठीक है, अब इस उद्धरण की संधि विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए, ये भी है और ये भी है। हम इसे ऐसा लिखेंगे या ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का मतलब है कि आधा द है और पूरा ध है। ध्यान रखना, आधा द और पूरा ध है। इसका मतलब हमें इस आधे द को क्या बनाना है? त बनाना है। क्या बनाना है? त। द के बाद अगर ध आया है, कभी भी द के साथ में ध आया है, तो इसका मतलब इस नियम का यहाँ पर कार्य किया जाएगा, तो इस नियम को फॉलो किया जाएगा। तो नियम के अनुसार द क्या बन जाएगा? आधा त, और ये ध क्या बन जाएगा? ह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ह। तो ये हो गया है हवरण। तो ये क्या बन गया है? उत धन हवरण। ठीक है, ये हमारी संधि इस तरह से आपको तोड़नी है। आगे चलते दूसरे नियम की तरफ। तो दूसरे नियम की तरफ देखिए क्या है यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ लिखा है, यहाँ त और द ही होना चाहिए और यहाँ पर ज और ज ही होना चाहिए, तब ये त और द क्या बन जाएंगे? आधा ज बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है जगत और यहाँ लिखा है जीवन। क्या लिखा है? जगत प्लस जीवन। त या द हो गया है और यहाँ ज हो गया है, तो ये त क्या बन जाएगा? आधा ज बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ना, देखिए ज ग, अब त की जगह आधा ज और ये बन गया जीवन, जगत जीवन। क्या बोलेंगे? जगत जीवन। एक और आता है, एक और शब्द है जगत प्लस जननी। क्या लिखते हैं? जगत प्लस जननी। तो जगत जननी को कैसे लिखेंगे हम? यहाँ जग, अब त क्या बन गया है? आधा ज बन गया है, इस आधे ज को यहाँ लिख दो और जननी फिर ऐसा का ऐसा लिख दो, ये बन गया हमारा जगत जननी, यानी कि संसार की जननी। संसार की ये जो भारत माता है उसे कहा गया है। अब करते हैं हम यहाँ संधि विच्छेद। ऐसे शब्दों का भी हम संधि विच्छेद करेंगे, उससे क्या हमें पता चल जाएगा कि संधि विच्छेद कैसा करना है। हमने एक शब्द लिखा है सज्जन। क्या लिखा है हमने? सज्जन। ठीक है, तो सज्जन का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? नियम क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? ज या झ होना चाहिए, हीरा झ। और यहाँ पर उसी वर्ण का अगर ज आधा ज आ गया है,
ठीक है, ज और झ होना चाहिए, और यहाँ पर ज आधा ज आ गया है, तो इसका मतलब ये जो आधा ज है वो क्या बन जाएगा, आधा च त, और ये जो जन है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सत प्लस जन, क्या बन जाएगा, सत प्लस जन। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ संधि विच्छेद करना है। आगे चलते बच्चों, हमारा नियम नंबर 7, यहाँ आएगा हमारा नियम नंबर 7। ठीक है, नियम नंबर 7 ये आएगा कि देखिए, जैसे ये संधि विच्छेद का एक नियम बताती हूँ मैं आपको, कि पहला वर्ण कि शब्द के बीच में, ठीक है, शब्द के बीचों बीच, कि शब्द के बीचों बीच, ठीक है, शब्द के बीच में लिख सकते हैं हम। ठीक है, शब्द के बीच में आधा च पूरा च, आधा ज पूरा ज, आधा ल पूरा ल, आधा ट पूरा ट। ठीक है, और इस तरह से अगर आता है, ठीक है, तो ये जो आधे वर्ण है, और भी आधे होते हैं, आधे वर्ण के स्थान पर, आधे वर्ण के स्थान पर त बन जाता है, त बन जाता है। ठीक है, कैसे, यहाँ क्या कहा है, यहाँ पर अब ये इस प्लस को नहीं कहेंगे, हम बीच में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम बीच में कह रहे हैं। तो बीच में जैसे हमारा कोई भी शब्द आ गया है, जैसे हमने यहाँ लिख लिया है तल्लीन, सज्जन, उज्ज्वल, तटीका। ठीक है, अब देखिए इनका जो संधि विच्छेद होगा वो कैसा होगा, सिर्फ यहाँ से, ये जो आधा व्यंजन है इसी से संधि विच्छेद होगा। तो आधे वर्ण के स्थान पर क्या बोला है, त आएगा, बस हमें यही ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा तत् प्लस लीन, ये हो जाएगा हमारा सत प्लस जन, इससे पहले हमने देखा ही है ये वाला, ये हो जाएगा हमारा उत प्लस जवल, ठीक है, ज्वल, और ये हो जाएगा हमारा तत् प्लस टीका। ये इस तरह से आपका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, एक ये नियम आपका और कहता है। आगे चलते हैं हम, नियम नंबर, एक और नियम आएगा, एक देख लीजिए, नियम नंबर 8। ठीक है, नियम नंबर 8। अब ये क्या कह रहा है कि पहला वर्ण म हो तथा दूसरा वर्ण य, र, ल, श, स और ह। ठीक है, इनमें से अगर कोई व्यंजन आता है, इनमें से, ठीक है, तो क्या होगा कि जो पहला है, कि जो म है आए, अगर ये वर्ण आए तो म अनुस्वार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनुस्वार, ये अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ लिखा सम प्लस योग, और सम प्लस हार, और सम, यहाँ जाएगा सम, सम प्लस शय, ठीक है, सम प्लस वाद। ठीक है, अब इसका यहाँ पर संधि बनाएंगे हम इनकी। तो देखिए, सम का म का क्या बोला है, अनुस्वार, जहाँ भी म है वो क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। तो हमारा, और ये सारे हैं, ये ऐसे कैसे रहेंगे, और ये जो अनुस्वार है उससे पहले वाले वर्ण के ऊपर चले जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा संयोग, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा संहार, और ये बन जाएगा हमारा संशय, और ये बन जाएगा हमारा संवाद। आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमें ये देखना है कि अनुस्वार के बाद में क्या है, य, र, ल, व, ह, श, श, ह। ठीक है, य, र, ल, व, श, 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 ह। बस ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार के बाद में य, र, ल, व, श, श, ह है, या फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि म के बाद में य, र, ल, व, श, श, ह है, तो म अनुस्वार बन जाएगा, और अनुस्वार है तो अनुस्वार म बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, ये तो हमारी क्या हो गई है, संधि हो गई है। अब इसी संशय को,
इसी संशय को अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे? हमारा यहाँ पर देखना है ये अनुस्वार है, तो अनुस्वार तो सीधा का सीधा क्या बन गया है? म। अब ये म कब बनेगा? जब यहाँ पर कौन कौन से व्यंजन होने चाहिए? य, र, ल, व, श, स, ह। अगर इनमें से कोई व्यंजन अनुस्वार के बाद में है तो यहाँ पर सम बन जाएगा, म लग जाएगा अनुस्वार, और ये जो शय है ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो व्यंजन है ये हमारे स्पर्श व्यंजन नहीं होने चाहिए, वर्गीय व्यंजन नहीं होने चाहिए। स्पर्श और वर्गीय व्यंजन के अलावा अंतस्थ और ऊष्मीय व्यंजन है अगर, तो हमारा यहाँ पर जो अनुस्वार है वो क्या बन जाएगा? बिंदी बन जाएगी। अनुस्वार है जो म बन जाएगा और म है वो बिंदी बन जाएगी, बिंदी यानी कि अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ पर 8 नियम के अनुसार हमने यहाँ व्यंजन संधि को पूरा कर लिया है। तो आज हमारी व्यंजन संधि भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट संधि विसर्ग संधि भी एक क्लास में पूरी कर ली जाएगी। तो ये हमारी संधि का जो टॉपिक है पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास में विसर्ग संधि लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।